हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया एकदम। आज हम लोग मिले अपने पार्ट टू के लिए, और जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी था कि एरर्स सर होते किस किस टाइप्स के हैं, क्योंकि जब तक हमें एरर्स के बारे में बेटा पता ही नहीं होगा तो हम उसको ठीक करना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट वन में हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, और कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं। आज की जर्नी जो हम स्टार्ट करने लगे पार्ट टू, उसके अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकली यही सीखना है कि अकाउंटेंट से अगर गलती हो गई तो सर उसको गोली तो नहीं मारेंगे, हाँ कि ना। लेकिन हम अकाउंटेंट को ये तो कह सकते हैं कि कोई बात नहीं मेरे भाई, अगर आपसे गलती होगी तो प्लीज 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 एक ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करिए जिससे जो गलती हो गई थी वो ठीक हो जाए। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे एरर्स को बुक्स में ठीक करा जाता है। और पार्ट वन में हम लोगों ने एक और बहुत बढ़िया बात सीखी थी कि सर ट्रायल बैलेंस भले ही टैली हो रहा था, याद करो पार्ट वन के अंदर ट्रायल बैलेंस टैली था, फिर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती हो सकती थी। इसका मतलब पार्ट वन देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर हमारे दिमाग में तो हमेशा से यही रहता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आपस में क्या हो रहे हैं, टैली हो रहे हैं, तो सर कोई समस्या ही नहीं है, लाइफ जिंगा लाल है। सर बिल्कुल भी नहीं। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी हो सकता था बुक्स में कुछ कमियां रह जाए। उसी को तो हमने कहा था कि वो एरर्स होते हैं। अकाउंटेंट से अगर गलती होगी तो उसको सुधारना तो पड़ेगा। इसलिए पार्ट वन जब तक देखोगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, प्रिंसिपल, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, उसको देखो ताकि आज से जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे गलतियों को सुधारा जाता है, सबसे पहले एक बार देख लो कि एरर्स कितने तरीके के होते हैं। आज हमारी डिस्कशन बेटा बहुत ही ज्यादा क्लियर, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रहने वाली है। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। मैं आप लोगों को आज जो बातें बताने वाला हूं पूरे आने वाली फ्यूचर की क्लासेस के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आ गया तो याद रखना आपको रेक्टिफाइंग करने का तरीका आ जाएगा, और फिर आप फ्यूचर में किसी भी तरीके के एरर को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले सर लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ठीक है एरर्स कितने तरीके के होते हैं, उसकी बात हमने सर कर डाली थी पार्ट वन के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं कि सर अकाउंटेंट से गलती तो हो गई, अकाउंटेंट से सर गलती हो चुकी है। अब गलती हो गई तो सर क्या करा जाएगा? अब गलती होगी तो हम उसे कहेंगे भाई ठीक कर, जो तूने एरर कर दिया है उसको भाई अब तू ठीक कर दे। और अकाउंटेंट जो एरर करके बैठा है, बड़े ध्यान से समझना, अकाउंटेंट ने जो गलती कर दी उसके लिए हम उसे कहेंगे भाई आप एक ऐसी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो जिससे आपकी करी हुई क्या, जिससे आपकी करी हुई गलती ठीक हो जाए। तो अकाउंटेंट को अल्टीमेटली पास क्या करनी है? रेक्टिफिकेशन एंट्री। वो रेक्टिफिकेशन एंट्री इसीलिए पास करनी है अकाउंटेंट को क्योंकि वो क्या करके बैठा है, वो एक एरर करके बैठा है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अकाउंटेंट ने अगर कोई एरर कर दिया, चाहे वो किसी भी नाम से है, चाहे वो एरर ऑफ ओमिशन है, प्रिंसिपल है, कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर, कोई भी एरर है, तो अकाउंटेंट को अपनी गलती सुधारने के लिए उस एरर को जो उसने कर दिया है उसको सुधारने के लिए उसे एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते के साथ ही वो करेक्ट के बराबर हो जानी चाहिए। आप लोगों के स्कूल्स में और आप लोग जहां से भी शायद ट्यूशंस ले रहे हैं, आप लोगों को इस तरीके का प्रूफ कभी सिखाया नहीं गया होगा। मैं आपको आज के लेक्चर में ये प्रूफ करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास हुई है तो वो जो रेक्टिफाइंग एंट्री हुई है, जो अकाउंटेंट ने अपनी गलती को सुधारने के लिए एंट्री पास करी है, क्या उसको पास करने के बाद हम करेक्ट एंट्री तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? यही तो पर्पस है। अगर अकाउंटेंट ने गलती करी नहीं होती एंट्री में बेटा, तो हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने की कभी जरूरत पड़ती ही नहीं। तो इसका मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री करने का पर्पस क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री अकाउंटेंट इसलिए कर रहा है ताकि जो उससे गलती हुई है वो ठीक हो जाए। तो क्या प्रैक्टिकली सर ऐसा होता है? क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के बाद, क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद क्या हम करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंच जाते हैं या नहीं? मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे इसको देख सकते हो और बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। आओ जरा मेरे साथ साथ देखना। आज याद रखना कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। जरा बेसिक बातें मुझसे सुनो। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं पहला एग्जांपल, बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, पहले एग्जांपल से पहले आप ये समझ जाओ कि यहां पर आपको क्वेश्चन करना कैसे होगा। तो जो स्टेप्स है, आप सबसे पहले स्टेप वन मेरे साथ देखो। स्टेप वन में सबसे पहले आपको कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा? करेक्ट एंट्री, जो कि होनी चाहिए थी, जो कि होनी चाहिए थी। स्टेप टू के अंदर आप बात करेंगे उस एंट्री की जो एंट्री गलती से अकाउंटेंट से गलत हो गई। मतलब सर कौन सी? रॉन्ग एंट्री। बिल्कुल सर।
अब आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि अकाउंटेंट सर हमारा तो बहुत ही जबरदस्त है सर, करेक्ट एंट्री करेगा, लेकिन उसको करनी चाहिए थी ये एंट्री और उसने गलती से कर दी रॉन्ग वाली एंट्री, जिसकी वजह से समस्या आ गई। तो स्टेप 3 और जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो क्या होगा, वो होगी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हमेशा ऑब्वियसली सर रॉन्ग एंट्री के बाद ही तो आएगी, क्योंकि सर रॉन्ग एंट्री अगर होती ही नहीं तो रेक्टिफिकेशन का जन्म कभी होता ही नहीं, ये एंट्री कभी पास होती ही नहीं भाई, क्योंकि अकाउंटेंट ने गलत एंट्री कर दी है इसीलिए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ रही है। अगर सर उसने सिर्फ करेक्ट एंट्री पास कर दी होती स्टार्टिंग में तो बेटा ना तो फिर रॉन्ग होती और ऑब्वियसली फिर कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री का मतलब ही नहीं होता। रेक्टिफिकेशन एंट्री इसीलिए पास करी जा रही है क्योंकि अकाउंटेंट गलती कर बैठा है, वो रॉन्ग एंट्री कर बैठा है और उसको ठीक करने के लिए हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ रही है, जिसकी मदद से हम कौन सी एंट्री तक पहुंच जाए, हम करेक्ट एंट्री तक पहुंच जाए। अरे यही तो पर्पस है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का पर्पस क्या है, क्यों अकाउंटेंट रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। अब हम प्रैक्टिकली ये देख लेंगे कि क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के बाद गलती सुधरती भी है या नहीं। बहुत ध्यान से, ना स्कूल में ना ट्यूशन में आप लोगों को भी प्रूफ तो बिल्कुल नहीं सिखाया होगा, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्चुअल समझ में आए कि सच में क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद वो करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंच भी जाती है या हम वैसे ही रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं, हाँ कि ना। देखो बस आप मेरे साथ साथ स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले करेक्ट एंट्री जो कि अकाउंटेंट को करनी चाहिए थी, स्टेप 2 वो एंट्री जो अकाउंटेंट कर बैठा है बेचारा, और स्टेप 3 में वो सुधार कर रहा है, वो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके उस एंट्री को करेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, आप मेरे सामने देखना एक बार ध्यान से। याद रख लो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे एरर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलो अब मैं ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, सामने ध्यान से देखना। मान लो परचेज ऑफ कंप्यूटर, मान लो हमारे बिजनेस ने कंप्यूटर खरीदा जिसकी वैल्यू है 40,000, बड़े ध्यान से, वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सर मतलब अब आप ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान से देखो, लिखा हुआ है परचेज ऑफ कंप्यूटर, हमारे बिजनेस ने कंप्यूटर खरीदा। सबसे पहले तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा ये गलती थी जहां पर अकाउंटेंट या तो कैपिटल नेचर की चीज को रेवेन्यू नेचर मान ले या रेवेन्यू नेचर की चीज को कैपिटल नेचर मान ले। और मैंने आपको बताया था बहुत डिटेल में कि कैपिटल नेचर चीजें वो होती हैं जो बार बार नहीं होती, जो कभी 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल 20 साल में होती है। सिंपल सी बात है, बिजनेस जब भी अपने लिए कोई फिक्स एसेट्स खरीदता है, खुद बताओ आप लोग भी तो घर पे एयर कंडीशनर, गाड़ी, बिल्डिंग, नया घर, ज्वेलरी रोज खरीदते हो या सालों साल में कभी खरीदते हो? सर सालों साल में खरीदते हैं, तो वो बिजनेस के लिए एक कैपिटल नेचर चीज होती है। और वो चीजें जो आप बार बार करते हो, जैसे कि पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने, पेमेंट ऑफ रेंट हर महीने, सैलरीज हर महीने, वेजेस डेली, तो कुछ ऐसी चीजें होती है बिजनेस में जो रेगुलर हो रही होती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो कभी कभार होती हैं। जो चीजें बेटा कभी कभार होती हैं वो होती है आपकी कैपिटल नेचर की चीजें, और जो चीजें रेकरिंग होती हैं जो बार बार होती है बिजनेस के अंदर उसे हम रेवेन्यू नेचर कहते हैं। याद रख लो, महा इंपॉर्टेंट बात है। कैपिटल नेचर चीजें वो चीजें जो रिकरिंग है, हाँ जो नॉन रिकरिंग है, जो कभी कभार होती है, और रेवेन्यू नेचर वो चीजें हैं जो बार बार बिजनेस में होती रहती है, हाँ कि ना। अब आप सामने देखो तो आपको समझ में आएगा कि परचेज ऑफ कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर देख के आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सर ये तो बिजनेस का एक फिक्स एसेट है, और सर फिक्स एसेट कौन सा हम रोज खरीद रहे हैं सर, हाँ कि ना। मान लो हमारे बिजनेस ने पिछला कंप्यूटर खरीदा था सीधा 5 साल पहले और हम आज खरीद रहे हैं, तो कितने सालों बाद खरीद रहे हैं? आफ्टर 5 इयर्स। तो खुद बताओ क्या ये चीज रिकरिंग है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉन रिकरिंग है? सर ये नॉन रिकरिंग है, तो खुद बताओ क्या ये कैपिटल नेचर आइटम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। और अकाउंटेंट ने गलती से उसे कौन से अकाउंट से डेबिट कर दिया? ये देखो लिखा हुआ है, गलती से परचेज अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। खुद बताओ कैपिटल, ये कंप्यूटर खरीदना हमारे लिए कैपिटल नेचर था कि नहीं था? सीएन मतलब कैपिटल नेचर था कि नहीं था? और उसने उसे डेबिट कर दिया कौन से अकाउंट से? परचेज अकाउंट से। और परचेज तो आप लोग जानते हो, परचेज का मतलब अकाउंट्स में होता है परचेज ऑफ गुड्स। इसका मतलब वो चीज जो हम बार बार करते हैं। कोई भी बिजनेस जो परचेज करता है, परचेज ऑफ गुड्स करता है, वो तो रिकरिंग होता है। आए दिन बिजनेस को माल तो खरीदना ही पड़ता है जिसमें वो डील करता है, तभी तो उसे बेचेगा आगे फर्दर, हाँ कि ना। तो उसने इसको परचेज अकाउंट को डेबिट करके उसे एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया जो कि बार बार होता है, लेकिन खर्चा तो कैपिटल नेचर का हुआ था। तो अकाउंटेंट से क्या गलती होगी?
उसने गलती से कैपिटल नेचर की चीज को रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर लिया। गलती तो हो गई है सर, अब हमने इस गलती को सुधारना है। गलती हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। कैपिटल नेचर की चीज को सर रेवेन्यू नेचर मान लिया। वो चीज जो कभी सालों साल में खरीदी जाती थी, जो कि कंप्यूटर एक फिक्स सेट है बिजनेस के लिए, उसे अकाउंटेंट ने परचेज अकाउंट से रिकॉर्ड कर लिया। और आप लोग जानते हैं परचेज का मतलब अकाउंट्स में होता है परचेज ऑफ गुड्स, जिसमें हम लोग डील करते हैं। तो खुद बताओ, बिजनेस परचेज तो रेगुलर ही करता रहता है रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि उसी में डील करता है, उसी चीज का उसका बिजनेस है। तो ये तो एक रेवेन्यू नेचर होगी। जो चीज बार बार होती है सर वो रेवेन्यू नेचर होती है, जो चीज कभी कभार होती है वो कैपिटल नेचर होती है। तो अकाउंटेंट से याद रखो बहुत ध्यान से कि यहाँ अकाउंटेंट से जो गलती हुई है वो उसने कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर मान लिया। तो देखते हैं इसको एंट्री में कैसे प्रस्तुत करा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को पास करनी होगी करेक्ट एंट्री, जो कि होनी चाहिए थी। अब आप लोग समझदार बच्चे हैं, जर्नल एंट्री जानते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो बताओ अकाउंटेंट करेक्ट एंट्री क्या करता? बिजनेस ने खरीदा कंप्यूटर है, तो बिजनेस का एक एक्सपेंस हुआ है कि बिजनेस का एक असेट बढ़ा है? बड़े ध्यान से बताना, क्या ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है जो बार बार होता है, जब बिजनेस ने अपने लिए एक कैपिटल एक्सपेंस करा है जो कभी कभार होता है? सर वही बिजनेस ने खर्चा करा है जो कभी कभार होता है। तो आपको पता है जब बिजनेस कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करता है तो बिजनेस का एक असेट क्रिएट होता है। और यहाँ पर बिजनेस के पास किस नाम से असेट आ रहा है? कंप्यूटर के नाम से। तो एंट्री होनी चाहिए थी ये कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। सर असेट के नाम से डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस ने एक कैपिटल नेचर का खर्चा करा है। तो यहाँ बिजनेस का एक असेट बढ़ रहा है कंप्यूटर के नाम से, और आपको पता है असेट बढ़ते हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, मैंने मान लिया कि बिजनेस ने कैश में ही खरीदा है, तो एंट्री ये होनी चाहिए थी 40,000 और 40,000। कोई समस्या इसमें तो बताओ? बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर खरीदा है तो असेट के नाम से ही तो एंट्री होगी। बिल्कुल सर। और टू कैश इसलिए करा क्योंकि बिजनेस की जेब में से कैश जा रहा है। अब अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी? अकाउंटेंट ने करेक्ट एंट्री पास नहीं करी, उसने बल्कि कौन सी एंट्री पास कर दी बेटा? उसने यहां पर सर एक गलत एंट्री पास कर दी, और उसने इस कंप्यूटर को अपना परचेज मान लिया। तो लेकिन एक गलत तो हो गया, उसने परचेज को कंप्यूटर की जगह किसको डेबिट कर दिया बेटा? परचेज अकाउंट को। सर उसने एक कैपिटल नेचर के खर्चे को रेवेन्यू नेचर ट्रीट कर लिया, और एंट्री क्या पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ के ना? आप लोग एक चीज और बड़े ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन में बोला था परचेज ऑफ कंप्यूटर 40,000 वर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब अकाउंटेंट ने डेबिट साइड में गलती से किसको रिकॉर्ड कर लिया है? परचेज को। क्रेडिट साइड के बारे में कोई गलती नहीं बोली, ये याद रखना रेक्टिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन जितने हिस्से में गलती बोलेगा बस उतने ही हिस्से में गलती हुई होगी, दूसरे हिस्से में गलती नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि गलती से उसने डेबिट में परचेज लिख दिया, इसका मतलब क्रेडिट में कैश अकाउंट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री के भी, रॉन्ग में भी क्रेडिट में तो कैश ही हुआ होगा। जितनी गलती बोली है, जिस साइड में गलती बोली है, बस उतनी ही गलती है। दूसरी साइड के बारे में अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं कर रहा, इसका मतलब वहां पर गलती नहीं हुई है। इसका मतलब जब कैश अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था और वो कैश अकाउंट गलत एंट्री में भी क्रेडिट ही हुआ होगा। जहां गलती बताइए बस उतनी ही गलती है। परचेज को उसने गलती से डेबिट कर लिया तो हमने परचेज को बस यहाँ डेबिट करा है, कैश को क्रेडिट ही होना चाहिए था, गलत एंट्री में भी उसने कैश को क्रेडिट ही करा होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। जहां बस गलती बता रहे हैं उतनी गलती है, दूसरी साइड में हम गलती नहीं मानने वाले। हाँ कि ना? तो ये होगी हमारी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री। कोई समस्या तो बताओ। अब पास करनी है हमें कौन सी एंट्री बेटा? रेक्टिफिकेशन, क्योंकि गलती हो गई अकाउंटेंट से। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। अब देखो मेरे साथ साथ, अब रेक्टिफाइंग एंट्री पास कैसे होती है? सबसे पहले तो देखो करेक्ट एंट्री के अंदर कैश को क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। और कैश तो रॉन्ग एंट्री के अंदर भी क्या ही है? क्रेडिट। इसका मतलब कैश को वैसे भी क्रेडिट होना चाहिए था, और अकाउंटेंट ने गलत एंट्री करते समय भी कैश को तो क्रेडिट ही करा है। इसका मतलब यहां तो हमें कुछ ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। कैश को क्रेडिट होना चाहिए था बेटा, देखो सामने, और कैश तो रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट ही हुआ है। तो हमें मतलब कैश की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट से गलती क्या होगी? अकाउंटेंट ने गलती से परचेज को क्या कर दिया? डेबिट। और बेटा अकाउंट्स में अगर आपने गलती कौन सी साइड में कर दी है? डेबिट में। तो उसको ठीक करने के लिए कहां लिखोगे? क्रेडिट में। हाँ कि ना? अगर कोई चीज गलती से क्या हो गई है? डेबिट, तो उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट लिखोगे। तो पक्का है ये जो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करा है उसे मैं कौन सी साइड में लिखने वाला हूं? क्रेडिट साइड में। तो मैं क्या लिख दूंगा पहले ही समझने के लिए? टू परचेज अकाउंट। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो उसको ठीक करने के लिए मैंने उसको क्रेडिट करा। इतने में कोई समस्या तो बताओ? 40,000 से सर डेबिट में क्या आएगा? अब अगर आप ध्यान से देखो तो करेक्ट एंट्री में कंप्यूटर को डेबिट होना चाहिए था, जो कि डेबिट हुआ ही नहीं हुआ कहीं पर भी। बोलो हाँ कि ना?
तो सबसे पहले मैंने गलती सुधारी, जो मैंने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था उसे मैंने क्रेडिट में लिख के सबसे पहले ठीक करा, और जिस चीज को होना चाहिए था और जिसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा हुआ उसको अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो खुद बताओ, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, कैश तो अभी भी क्रेडिट ही है, लेकिन कंप्यूटर बेचारे को डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, जो चीज रह गई है रिकॉर्ड कर दी, अब मैं उसको यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो मेरा क्या रह गया था रिकॉर्ड करना, सर आपने कंप्यूटर को अभी तक डेबिट नहीं करता, तो मैं कंप्यूटर अकाउंट को क्या कर दूंगा बेटा, डेबिट। हाँ कि ना, कोई समस्या तो बताओ। तो यहाँ मेरा कंप्यूटर अकाउंट बेटा हो जाएगा डेबिट 40,000 रुपए से, कोई समस्या तो बताओ। तो अगर आप ध्यान से समझो तो करेक्ट एंट्री हमने क्या पास करी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था सर, अकाउंटेंट ने गलती से कंप्यूटर की जगह परचेज को डेबिट कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में लिखा भी है। और फिर जब हमने रेक्टिफिकेशन की बात करी तो हमने सबसे पहले जो चीज गलत थी, अकाउंटेंट ने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो मैंने डेबिट के लिए परचेज को क्या करा, परचेज को मैंने क्रेडिट करा। अकाउंट्स में कोई चीज अगर गलती से डेबिट हो गई है तो बेटा मैं उसे क्रेडिट करके ठीक कर सकता हूं, और कोई चीज गलती से क्रेडिट हो रखी है तो उसको ठीक करने के लिए मेरे को उसको डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो गलती थी वो परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा था, इसलिए मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करा। और कंप्यूटर अकाउंट जो कि करेक्ट एंट्री में कह रहा था कि डेबिट होना चाहिए, वो कहीं पर भी डेबिट नहीं हो रखा था, तो मैंने उसे रेक्टिफाइंग में डेबिट साइड में लिख दिया, क्योंकि इसको डेबिट भी तो करना था, इसलिए मैंने उसको लिखा। तो सबसे पहले मैंने गलती सुधारी, जो परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था उसको मैंने क्रेडिट करा, और जिस चीज को डेबिट में होना चाहिए था और जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसको फिर मैंने डेबिट में रिकॉर्ड कर लिया। ऐसे करके मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई। लेकिन अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे प्रूफ करके दिखाओगे कि भाई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद वो करेक्ट एंट्री के बराबर हो जानी चाहिए। तो बेटा देखो बिल्कुल मेरे साथ साथ, बड़े ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए नई चीज है। एंट्री तो आप सीख गए होगे, अब आप ये सीखो कि कैसे हम लोग प्रूफ कर देते हैं। बस एक प्रूफ सीख लो, क्योंकि पेपर में प्रूफ आना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसा हो भी रहा है। खुद बताओ, रॉन्ग एंट्री के अंदर, बड़े ध्यान से समझना, रॉन्ग एंट्री पास करी उसके बाद ही तो कौन सी एंट्री पास करी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बोलो हाँ कि ना। भाई सबसे पहले रॉन्ग करी होगी तभी तो फिर अकाउंटेंट को क्या पास करनी पड़ी होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ताकि किस उम्मीद में उसने ऐसा करा, ताकि वो किस एंट्री के बराबर पहुंच जाए। भाई यही तो हम चाहते थे कि एंट्री किसके बराबर हो जाए सर, करेक्ट एंट्री के। तो देखते सर ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल होगा बेटा। देखो सबसे पहले रॉन्ग एंट्री क्या थी, जल्दी से रॉन्ग एंट्री समझने के लिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो हाँ थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी सर। ये मैंने रॉन्ग एंट्री लिख दी, कोई दिक्कत है, ये देखो सामने से रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रॉन्ग लिख दी। रॉन्ग के अंदर मैंने क्या फिट करी है, रॉन्ग के अंदर ही तो मैंने रेक्टिफाइंग डाली है। रॉन्ग के अंदर रेक्टिफाइंग, ये रेक्टिफाइंग वाली, कंप्यूटर अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट, तो मैंने लिख दिया, देखो ध्यान से, इसी के बीच में फिट कर दी। कंप्यूटर अकाउंट को क्या कर दोगे सर, डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, पहले रेक्टिफाइंग, पहले रॉन्ग एंट्री लिखी, रॉन्ग के बीच में मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री को डाल दिया। अब देखो परचेज अकाउंट एक बारी क्या हो रखा है बेटा, डेबिट, ये रहा, और एक बारी परचेज अकाउंट क्या हो रखा है बेटा, क्रेडिट। ये परचेज अकाउंट डेबिट वाला कट गया परचेज अकाउंट क्रेडिट वाले से, क्या एंट्री बची सर, एंट्री बची कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 40,000, हाँ के ना। क्या बेटा ये करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंच गई है, क्या हमारी करेक्ट एंट्री यही थी, जल्दी से बताओ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, थी कि नहीं थी। अरे वाह सर ये तो कमाल हो गया, और हम करेक्ट एंट्री के बराबर पहुंच गए। बेटा यही तो आपको मेरे को मेन बताना था, कि इस तरीके से हम जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर की बात करते हैं वहां पर यही खास बात है कि रॉन्ग एंट्री जो अकाउंटेंट ने पास करी थी उसके बाद हम लोगों ने डाली उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री, और वो करेक्ट के बराबर होगी। अरे इसीलिए तो सर रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि जो गलती हमसे हुई है वो ठीक हो जाए। आई होप आपको ये वाली बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई। बेटा फटाफट से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और बहुत ध्यान से इसको करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ कि ना। हम लोगों ने कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करा था, हम लोगों ने अपने बिजनेस के लिए असेट क्रिएट करा था, तो हमें एंट्री असेट के नाम से ही करनी चाहिए थी जो कि कंप्यूटर था, तो हमने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करा टू कैश। अकाउंटेंट ने उस कंप्यूटर को अपना परचेज मान लिया जो कि एक रेवेन्यू नेचर का खर्च है, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स तो बार बार होता है, उसने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया। फिर परचेज को जब डेबिट करा तो ठीक करने के लिए हमने परचेज को सबसे पहले क्रेडिट करा, सबसे पहले यही करना है, आपने गलती सुधारनी है। परचेज को गलती से डेबिट करा था तो परचेज को अपने ठीक करने के लिए क्रेडिट करा, और डेबिट साइड में क्या होना चाहिए था सर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं हुआ कहीं पर भी, तो मैंने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर कैश को आपने कुछ नहीं करा, भाई करेक्ट एंट्री में भी कैश को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट।
करेक्ट एंट्री में भी कैश को क्रेडिट होना चाहिए था और वो तो रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट ही था, मतलब कैश में कोई गड़बड़ हुई नहीं थी। तो बेटा जिसमें गड़बड़ होगी नहीं डॉक्टर उसका इलाज करता है कभी? खुद बताओ। आप लोग गए हो कि सर बुखार हो रहा है, डॉक्टर साहब बुखार की दवाई दे दो, उसने कभी आपके पैर की हड्डी चेक करनी स्टार्ट कर दी? अरे सर क्यों करेगा, जो चीज ठीक है उसको थोड़ी ना ठीक करा जाता है। सेम बात यहाँ पर अप्लाई होती है बेटा, हाँ कि ना? वेरी गुड। आओ जरा दो चार एग्जांपल देख लेते हैं आप लोगों के साथ, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो बहुत मजे से हम बात कर रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो जरा सबसे पहली एंट्री देखो क्या लिखी हुई है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। खुद बताओ हमने जो ये वेजेस पे करी है वो माल को प्रोड्यूस करने के लिए दी है। भाई जो माल, जब हमारी फैक्ट्री है मान लो, और फैक्ट्री में डेली फर्नीचर बन रहा है, टेबल बन रहे हैं, चेयर्स बन रहे हैं, वो खुद बताओ वो बिजनेस का एक ऑपरेटिंग खर्चा है या ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है? बोलो हाँ कि ना? भाई जिस बंदे का बिजनेस ही किस चीज का है, फर्नीचर का, टेबल बनाना, चेयर बनाना, उससे रिलेटेड तो हमें रेगुलर लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया वो रोज आते हैं, माल प्रोड्यूस करते हैं, और मुझे रेगुलर उनको क्या देनी पड़ती है? वेजेस। वो एक अलग वेजेस है, वो रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि वो वेजेस मुझे रेगुलर पे करनी पड़ती है, वो मेरा एक एक्सपेंस है, हाँ कि ना? बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रेगुलर हो रहा है सर तो वो रेवेन्यू नेचर की चीज है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ तो मैं वेजेस पेड कर रहा हूं, क्या वो माल को प्रोड्यूस करने के लिए दे रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए दिए मैंने वो वेजेस? सर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस मतलब ऑफिस की बिल्डिंग, बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। खुद बताओ ऑफिस में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो आए दिन रोज करा रहे हो? तो रोज सर दोपहर में हम कराई देते हैं सर, मन नहीं लगता हमारा, टाइम पास के लिए कराते हैं? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग तो कभी होती है सर, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल। तो ये तो एक कैपिटल नेचर वाली वेजेस है, समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बोलो। एक वेजेस वो थी जो माल प्रोड्यूस करने के लिए आप देते हो, जो आए दिन फैक्ट्री में अपने लेबर को आप पे करते हो, सर वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस, एक हिसाब से रेवेन्यू नेचर का खर्चा है वो सर, जो बार बार होता है। लेकिन खुद बताओ ये जो वेजेस दी जा रही है वो माल को प्रोड्यूस करने के लिए दी जा रही है या एक असेट को क्रिएट करने के लिए दी जा रही है? सर बिल्कुल, ऑफिस की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो सर यहाँ तो आपका एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। ये वेजेस रेवेन्यू नेचर की नहीं है, ये वेजेस कैपिटल नेचर की है। तो खुद बताओ जब हम कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करते हैं तो वहां तो हमारे असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। किसकी वैल्यू इंक्रीज होती है बेटा? असेट की वैल्यू। बड़े ध्यान से समझना। तो सर अकाउंटेंट ने यहाँ क्या गलती कर दी होगी? देखो जरा, अकाउंटेंट वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, उसने डेबिट कर दिया इसको वेजेस अकाउंट से। सर करा क्या होगा? देखो जरा सामने मेरे साथ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो बात आती है कि यहाँ पर उसको करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी। बड़े ध्यान से समझना भाई, जब भी आप कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करते हो, बड़े ध्यान से सुनना, कैपिटल नेचर का कौन सा खर्चा होता है? अब आप ये तो समझ गए कैपिटल नेचर वो चीज होती है जो बार बार नहीं होती। तो खुद बताओ ये जो वेजेस हमने पे करी है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो खुद बताओ ये खर्चा आप रोज करते हो कि कभी कभार? आप समझ गए हो सर, ये खर्चा तो कभी होता है, तो ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और जब भी हम कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस करते हैं किसी असेट को क्रिएट करने के लिए, तो वो खर्चा अलग से कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, वो असेट की वैल्यू के अंदर ही ऐड हो जाता है, या कह लो वो खर्चा असेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाता है, हाँ कि ना? याद रखना, कैपिटल नेचर के एक्सपेंस अगर हम कर रहे हैं तो वो असेट की कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? जो हमने वेजेस दी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस के लिए, वो खर्चा मेरी बिल्डिंग की वैल्यू को ही बढ़ा देता, मेरा असेट क्रिएट कर देता, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू में जुड़ जाता। इसलिए एंट्री मेरे को क्या करनी चाहिए थी? बिल्डिंग के नाम से डेबिट करना चाहिए था टू कैश। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि सर ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल नेचर का खर्चा जब हम करते हैं तो असेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। तो ये जो वेजेस का खर्चा था वो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू में ही जुड़ गया, इसलिए मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई इस नाम से। बोलो 20,000 रुपए से, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। लेकिन अकाउंटेंट बेचारे ने क्या कर दिया? उसने इस वाली वेजेस को नॉर्मल वेजेस मान लिया, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन के वक्त दी जाती थी, जो रेगुलर दी जाती है लेबर को काम करने के लिए, उसने इसको, इस वेजेस को भी वही वेजेस मान लिया और इसको वेजेस के नाम से एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया और वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, हाँ कि ना? भाई दो वेजेस में जमीन आसमान का फर्क था। एक वेजेस का जो खर्चा हो रहा था वो कैपिटल नेचर का, असेट को क्रिएट करने के लिए अगर कोई खर्चा दिया जाता है तो वो असेट की कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। तो वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही जुड़ जाना चाहिए था। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग टू कैश। अकाउंटेंट ने इसको अपनी नॉर्मल वेजेस ही मान लिया, रेगुलर नेचर वाली वेजेस मान लिया और गलती से उसने वेजेस को डेबिट कर दिया, हाँ कि नहीं? यही तो गलती करी है सर, बिल्कुल। अब आप लोग समझ गए मेरी कहानी को। अब बात आती है रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? भाई गलती हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई है सर। अब बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? जरा फटाफट से, अभी हमने सीखा था। सबसे पहले आपने देखना है गलती क्या हुई है। अगर आप फिर से देखो तो कैश को क्रेडिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में भी,
कैश तो सर अभी भी क्रेडिट ही है, रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्रेडिट ही है, तो कैश की चिंता ही छोड़ो। गलती कहाँ हुई है? वेजेस गलती से डेबिट हो रखी है, बोलो हाँ कि ना? वेजेस गलती से डेबिट हो रखी है, तो वेजेस को क्या करूंगा? वेजेस को सबसे पहले क्रेडिट कर देता हूँ, हाँ कि ना? जो चीज गलत है और गलत साइड पे रिकॉर्ड है, डेबिट में रिकॉर्ड है, तो डेबिट वाली गलती को सुधारने का एक ही तरीका है कि मैं उसको क्रेडिट में लिख दूं। तो मैंने यहाँ वेजेस अकाउंट को क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया, हाँ कि ना? ठीक है। और बिल्डिंग को क्या होना चाहिए था? डेबिट, जो कि अभी तक नहीं हुई। तो अब जो चीज रिकॉर्ड नहीं हो रखी है मैं उसको लिख दूंगा। सबसे पहले मैंने गलती को सुधारा, वेजेस जो गलती से डेबिट में रिकॉर्ड थी उसे मैंने क्रेडिट करा, और जो चीज डेबिट में होनी चाहिए थी और जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई उसको अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। तो मैं किसको रिकॉर्ड कर दूंगा? सर मैं बिल्डिंग को अब डेबिट कर दूंगा, बिल्डिंग डेबिट टू वेजेस। ये हो गई सर हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री इस केस में। और चाहो तो मैं आपको इसका भी एक छोटा सा प्रूफ फटाफट से देख लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर हमें प्रूफ करना आ गया। और ये बड़ी मजेदार चीज थी। सबको पता है रॉन्ग एंट्री के अंदर कौन सी एंट्री डालनी पड़ जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। भाई रॉन्ग होने के बाद ही तो ठीक करने का इलाज ढूंढोगे और उम्मीद करोगे कि वो करेक्ट के बराबर पहुंच जाए। क्या सर यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। अब आप ही बताओ मेरे को फटाफट से, मुझसे पहले करके दिखाओ जरा। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री कौन सी है? रॉन्ग एंट्री ये थी सर, वेजेस टू कैश। मैं लिख देता हूं, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रॉन्ग एंट्री जो कि मैंने पास कर दी थी, मेरे अकाउंटेंट ने गलती से पास कर दी थी। इस रॉन्ग के अंदर मुझे कौन सी एंट्री डालनी पड़ेगी? रेक्टिफाइंग। कौन सी वाली सर? ये वाली रेक्टिफाइंग एंट्री डालो भाई। बिल्डिंग को डेबिट करूंगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या थी? टू वेजेस। बोलो हाँ के ना? टू वेजेस अकाउंट। पक्का बेटा? ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वेजेस क्या हो रखी है? एक बारी डेबिट, और वेजेस बेटा एक बारी क्या हो रखी है? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट वाली वेजेस और ये डेबिट वाली वेजेस आपस में कट जाएंगी, और बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा होगा आपको। एंट्री क्या बच गई सर? सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस से? 20,000 से, है ना? टू कैश अकाउंट 20,000। तो क्या सर ये करेक्ट एंट्री के बराबर है? बिल्कुल बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो वो करेक्ट एंट्री के बराबर हो चुकी है। और क्या करेक्ट एंट्री बिल्डिंग टू कैश थी? ये देखो बेटा, करेक्ट एंट्री ये रही, बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग टू कैश ये थी करेक्ट। और जब हमने प्रूफ भी करा तो वो बिल्डिंग टू कैश के बराबर पहुंच चुकी है सर। यही तो बेटा सीखना था। आया मजा कि नहीं आया? बच्चे कह रहे सर अब तो बहुत मजा आ गया। इसका मतलब सबसे पहले गलती सुधारो। अगर गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया तो पहले वेजेस को ठीक कर दो क्रेडिट साइड में लिख के, और फिर डेबिट में जो चीज रिकॉर्ड नहीं करी हुई उसको लिखोगे ना। भाई ये भी तो गलती है, जो चीज रिकॉर्ड नहीं हो रखी उसे भी तो लिखना पड़ेगा। तो उसको मैंने लिख दिया, तो जाके मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। पहला केस बिल्कुल क्लियर है। तो फटाफट से एक बार बेटा ऐसा करो, सबसे पहले तो इन चारों केस की पहले फोटो लो ध्यान से, जल्दी से इनकी केसेस की जल्दी से ले लो, जल्दी करो। हो गया? ठीक है। उसके बाद ये पहले वाले एक सॉल्यूशन की फोटो लो जल्दी से, चलो समझदार हो बच्चों की तरह। चलो ये लो, प्रूफ की भी ले लो। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से बेटा। बहुत मजा आना चाहिए आप लोगों को मेरे साथ साथ। देखो मेरे को तो कराने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि सर ये चैप्टर बड़ा लॉजिकल है। और यहाँ तो हमने सर प्रूफ सीख लिया। सर ये प्रूफ तो सर पता ही नहीं होगा, हमने दोस्तों से भी शेयर करना पड़ेगा वो आप लोगों को, हाँ कि ना? भाई दोस्तों से पूछो कि भाई प्रूफ आता है रेक्टिफिकेशन क्या? क्या सच में ऐसा होता भी था कि रॉन्ग के बाद अगर रेक्टिफाइंग पास करी जाए तो क्या सच में करेक्ट के बराबर पहुंचती भी थी? अब आप बोलना बिल्कुल पहुंचती थी, हाँ कि ना बेटा? वेरी गुड। आओ बेटा अब हम लोग करते हैं अपना सेकंड केस, सेकंड क्वेश्चन मतलब। ठीक है, देखो जरा, मैं 2 मिनट, ये लो इसको रब कर देते हैं। और अब आप लोग मेरे साथ साथ बल्कि स्टार्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब अपने आप भी करना आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ स्टार्ट करो और बताओ जरा क्या परफॉर्मेंस आप लोगों की रह रही है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है बेटा, आओ केस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है सर? कार्टेज पेड, बड़े ध्यान से। कार्टेज भाई ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का किराया। जब हम माल को मंगाते हैं तो हमको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? खुद बताओ। बंगला साहिब घूमने जाना है, किराया दोगे कि नहीं दोगे? गोवा जाना है, किराया दोगे कि नहीं दोगे? तो हर चीज का किराया देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ जो हमने किराया दिया है कार्टेज के नाम से, वो एक न्यूली परचेस्ड फर्नीचर को खरीदने के लिए दिया हुआ है। क्या ये बिजनेस का नॉर्मल रॉ मटेरियल्स को मंगाने वाला किराया? जल्दी बताओ अपने आप। भाई बिजनेस अपने लिए फर्नीचर खरीद रहा है। ध्यान रखना इस केस में फर्नीचर हमारा बिजनेस नहीं है, फर्नीचर में हम लोग डील नहीं करते। तो खुद बताओ, ये जो हमने अपने लिए फर्नीचर खरीदा है वो बिजनेस के लिए एक गुड्स हुआ, स्टॉक हुआ, या एक असेट हुआ?
सर ये तो असेट हुआ, जब हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। इस केस में मैं कह रहा हूं हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है। तो मान लो एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अगर अपने लिए एक फर्नीचर खरीद रहा है तो बताओ वो एक एक्सपेंस कर रहा है कि अपने लिए एक असेट क्रिएट कर रहा है? सर बिल्कुल अपने लिए एक असेट क्रिएट कर रहा है, और उस असेट को एक्वायर करने के लिए हम लोगों ने किराया दिया होगा, जिसको कार्टेज कहते हैं। तो खुद बताओ ये नॉर्मल कार्टेज, नॉर्मल रेवेन्यू नेचर वाला, रेगुलर बेसिस वाला खर्चा है किराए का, या एक असेट को खरीदते वक्त का किराया देना पड़ रहा है? सर बिल्कुल। तो यही बात यहां पर आपको देखनी है कि यहाँ जो कार्टेज हम दे रहे हैं वो एक असेट को एक्वायर करने के लिए दे रहे हैं, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई असेट एक्वायर कर रहे हैं, असेट खरीद रहे हैं, और उस पर अगर हमने कोई खर्चा करा है तो वो खर्चा उस असेट के अंदर ही जुड़ जाता है, हाँ कि ना? उस खर्चे को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, असेट की कॉस्ट में ही जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने पिछले केस में सीखा भी था। तो खुद बताओ ये कार्टेज रेगुलर नेचर का नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर वाला खर्चा नहीं है जो हम रोज देते हैं, ये तो वो खर्चा जो हमने असेट को खरीदने के वक्त दिया है। और ऐसा कोई भी खर्चा जो होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं, और वो असेट की कॉस्ट में ही जुड़ जाता है। तो अकाउंटेंट को यहाँ पर क्या करनी चाहिए थी, जल्दी बताओ, करो करो मेरे साथ साथ स्टार्ट। अकाउंटेंट को सर सबसे पहले तो अकाउंटेंट को यहाँ पर सबसे पहले करेक्ट एंट्री में क्या करना चाहिए था, फर्नीचर की वैल्यू में ही खर्चे को जोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंस है, असेट की कॉस्ट में ही जोड़ना चाहिए था। तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश। सर बड़ी सिंपल सी बात है सर, अब तो मजा आ रहा है सर, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ कि ना? कितने का है? 500 रुपए का। अब अकाउंटेंट ने भी जल्दी जल्दी में गड़बड़ क्या कर दी, उसने इसको भी लिखा हुआ है पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, उसने इसको कार्टेज अकाउंट से चार्ज कर लिया, उसने इसे अपना रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया। तो उसने रॉन्ग एंट्री में बेटा क्या करा होगा, उसने रॉन्ग एंट्री में सर एंट्री कर दी होगी, फर्नीचर की जगह क्या कर दिया होगा, कार्टेज के नाम से एक्सपेंस दिखा दिया। तो एंट्री क्या कर दी, कार्टेज टू कैश 500 और 500। तो गड़बड़ हो गई। अब आप तो कह रहे हो सर अब कराओ ही मत, हमें तो आता है। नहीं बेटा कराना तो पड़ेगा, ध्यान सामने देखो, कैश को यहाँ पर भी क्रेडिट ही होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, कैश तो रॉन्ग एंट्री में भी कैश तो क्रेडिट ही है, तो कैश की चिंता ही छोड़ दो। अब गलती दिख रही होगी आपको साफ साफ कार्टेज में, कार्टेज गलती से क्या हो रखा है सर, डेबिट। तो कार्टेज को 100% कहां लिखना पड़ेगा ठीक करने के लिए, कार्टेज को सर क्रेडिट में लिखो सबसे पहले तो, हाँ कि ना? सर अब तो बात ही समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है बेटा। और क्या चीज रह गई है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, सर हमने फर्नीचर को डेबिट करना था जो कि हमने अभी तक नहीं करा, तो नहीं करा तो अब कर दो बेटा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट, क्या करोगे जल्दी से, डेबिट टू कार्टेज अकाउंट 500 रुपए और 500 रुपए। सर आया मजा बेटा? बिल्कुल आ गया होगा, मेरे को तो लग ही नहीं रहा कोई चिंता बची है। अब इसका प्रूफ तुम खुद करते रहना, आई होप प्रूफ तुम आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने 2 प्रूफ आप लोगों को सिखा दिए। कर जरूर लेना ताकि आप लोगों को आगे फ्यूचर में कभी कोई समस्या ना आए। बिल्कुल क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ले लो जरा एक बार इसकी फोटो फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन की फोटो ले लो फटाफट से। ये है हमारी करेक्ट एंट्री बेटा, फिर रॉन्ग, और फिर रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइंग एंट्री, है ना बेटा? आया मजा? बच्चे कह रहे सर आ गया मजा तो खूब। तो बस अब आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल जैसे कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत आने से रही, और ये लॉजिक अगर क्लियर है तो बेटा आने वाली क्लासेस में भी आप लोगों को मजा ही आने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो सर केस नंबर 3, अब जल्दी से बेटा मेरे से पहले खुद करो जल्दी से। क्वेश्चन लिखा है जल्दी से देखो सामने, ₹5000 पेड, बड़े ध्यान से, ₹5000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जिसको गलती से डेबिट कर दिया हमने फिर से कौन से अकाउंट से, वेजेस अकाउंट से। अब आप समझ गए, खुद बताओ, ये तो मशीनरी होती है जो हम खरीदते हैं बिजनेस में, लाते हैं, उसे इंस्टॉल भी तो कराना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना मशीन को कहीं पर भी रख देंगे, बहुत बड़ी मशीन है कहीं पर भी रख के थोड़ी ना चलेगी, हाँ कि ना? तो हमने अपने लिए मशीनरी खरीदी गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए, तो खुद बताओ वो मशीनरी हम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमने एक बंदे को बोला कि भैया आप यार, साथ में कंपनी वाले बंदे को हमने बोला कि आप एक बंदे को भेज देना जो हमारी इस मशीनरी को इंस्टॉल कर देगा। उसने बोला ठीक है सर इंस्टॉल करवा लेना, आप उस बंदे को इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से 5000 रुपए दे देना। मैंने बोला ठीक है। तो खुद बताओ ये जो खर्चा हो रहा है, सबसे पहले तो बताओ क्या ये कैपिटल नेचर का खर्चा लग रहा है कि रेवेन्यू नेचर का? खुद सोचो कौन सी नेचर की ट्रांजेक्शन है, कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? ये जो हम वेजेस पे कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के वक्त, मशीनरी को लगवाने के वक्त जो पैसा हम पे कर रहे हैं, खुद बताओ ये खर्चा रोज हो रहा है कि कभी? सर ये तो वैसे भी खर्चा रोज नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये खर्चा आप असेट को एक्वायर करने के लिए कर रहे हो फिर से, बोलो हाँ कि ना? भाई जब तक मशीनरी इंस्टॉल नहीं होगी तब तक वो इस्तेमाल हो पाएगी कभी? बिल्कुल नहीं। तो एक असेट को खरीदने से लेकर पुट टू यूज करने तक बीच में करे हुए जो भी खर्चा आता है वो उस असेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूं, असेट को परचेज करने से लेकर पुट टू यूज, परचेज करने से लेकर पुट टू यूज तक
पहुंचाने के वक्त बीच में जिस भी नाम से कोई भी खर्चा आता है वो असेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। तो यहाँ अकाउंटेंट ने क्या गड़बड़ कर दी, अकाउंटेंट ने यहाँ पर भी इसको रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया। होना क्या चाहिए था सर, अब भाई अगर हम लोगों ने मशीनरी इंस्टॉल कराई है उस पर जो पैसा दिया है तो ये तो कैपिटल नेचर का खर्चा है, तो इसकी वैल्यू तो असेट के अंदर ही इंक्लूड हो जानी चाहिए थी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये जो हमने पैसे दिए इंस्टॉलेशन के वो तो मशीनरी की वैल्यू को ही बढ़ा देते, क्योंकि कैपिटल नेचर के एक्सपेंस से असेट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो मशीनरी बढ़नी चाहिए थी, बल्कि तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होनी चाहिए थी, टू कैश होना चाहिए था सर, सिंपल सी बात है। लेकिन अकाउंटेंट ने इस खर्चे को नॉर्मल अपनी वेजेस मान लिया और मशीनरी की जगह बल्कि किसको डेबिट कर दिया, फिर से गलती कर दी, वेजेस को डेबिट कर दिया गलती से, वेजेस टू कैश अकाउंट। अब इस गलती को सुधारना है हम लोगों ने, जल्दी से सुधारो जरा फटाफट से। अब आप फिर से कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं, कैश तो क्रेडिट होना चाहिए था, वो तो रॉन्ग एंट्री में भी कैश तो क्रेडिट ही है, तो कैश की चिंता ही छोड़ दो। वेजेस फिर से गलती से डेबिट हो गई है, तो वेजेस को जल्दी से ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, वेजेस को हम क्रेडिट में लिख देंगे बिल्कुल। और मशीनरी बेचारी को डेबिट होना था जो कि अभी तक नहीं हुई, तो अब हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे, तो हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, इसका भी बेटा आप लोग प्रूफ कर लेना ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। फटाफट से बेटा इसकी एंट्री को फोटो लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, कोई समस्या दिक्कत तो बताए नहीं, ठीक है बेटा। अब बारी आती है आज के आखिरी सवाल की। सर ये तो बड़ा मजेदार चैप्टर है बेटा, इसी प्रोसेस को हम कैरी करेंगे अपने आने वाली फ्यूचर लेक्चर्स में, जब हम रेक्टिफिकेशन के दूसरे एरर्स को भी ठीक करना सीखेंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसकी वैल्यू कर दी है, समझना है। देख लो जरा लास्ट क्या है जल्दी से, ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बिजनेस का जो हमने बेचा है 5,000 रुपए में, जिसको हमने पास कर दिया, लेकिन कौन सी बुक से, सेल्स बुक से। खुद बताओ भाई, हमारा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पास कुछ पुरानी कुर्सियां पड़ी थी, अब वो पुरानी कुर्सियां हो गई थी, हमें चेंज करनी थी, तो हमने अपने पुराने फर्नीचर को बेच दिया। पहली बात तो ये बताओ, ये जो हम पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं क्या इस चीज का हमारा बिजनेस है, बिल्कुल नहीं, तो ये एक रेवेन्यू नेचर तो है ही नहीं। फर्नीचर क्या हम रोज बेचते हैं, बिल्कुल नहीं सर, कभी 8-10 सालों में पुराने फर्नीचर को बेच देते हैं, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन हुई कि रेवेन्यू नेचर हुई, सर ये कैपिटल नेचर है। जो चीज नॉन रिकरिंग है, जो बार बार नहीं होती बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल नेचर बोलते हैं। तो खुद बताओ, ये जो हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है, अकाउंटेंट ने उसे भी अपनी नॉर्मल सेल्स मान लिया। सेल्स मानने का मतलब है उसने इसे वो सेल्स मान लिया जो हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं। लेकिन खुद बताओ, ओल्ड फर्नीचर बेचना, हमने तो कभी इसको बेचा ही नहीं था, हम तो 10-12 साल में कभी इसको बेचा करते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल नेचर को फिर से उसने रेवेन्यू नेचर मान लिया। यही गलती हुई है कि नहीं हुई, बिल्कुल। अब आप देख लो मेरे साथ, इसको ठीक कैसे करेंगे फटाफट से। अब आपको आता है बेटा, कुछ समस्या बची नहीं, जल्दी से, बस बस क्लास खत्म होने वाली है, सामने देखो आप लोग। सबसे पहले करेक्ट एंट्री जल्दी से, फर्नीचर बेचा है तो आपका असेट बढ़ा है कि असेट कम हुआ है, सर हमारा असेट कम हो गया, तो पहली बात तो आपकी जेब में क्या आया होगा, पैसा, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया बेटा, 5,000 का, और आपकी जेब में से क्या चला गया, बिजनेस की जेब में से असेट चला गया, तो कैश टू फर्नीचर, बोलो हाँ कि ना। भाई बिजनेस का असेट कम हो गया कि नहीं हो गया, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट साइड में आते हैं, हाँ कि ना, बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है, कैश टू फर्नीचर। अब अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, सर अकाउंटेंट ने रॉन्ग एंट्री कर दी कि उसने कहा कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन उसने इसको अपनी नॉर्मल सेल्स मान लिया, मतलब एंट्री क्या कर दी, कैश टू सेल्स, हाँ कि ना, 5,000 रुपए से, मतलब बेचा था हम लोगों ने अपना पुराना कोई असेट फर्नीचर के नाम से, तो हमने फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, हमारा असेट कम हुआ, असेट कम होते हैं तो क्रेडिट में, उसने इसको भी अपनी नॉर्मल सेल्स मान लिया। तो ये जो फर्नीचर बेचा वो रोज नहीं होता, इसका मतलब ये कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन थी, और उसने सेल्स के नाम से रिकॉर्ड कर लिया, मतलब उसने इसको रेवेन्यू नेचर मान लिया। तो खुद बताओ, जब अकाउंटेंट कैपिटल नेचर को रेवेन्यू मान ले या रेवेन्यू नेचर को बेटा कैपिटल मान ले, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही तो होता है, बिल्कुल सर। तो बस बस आखिरी, बस क्लास ओवर होने वाली है बच्चों, रेक्टिफाइंग एंट्री जल्दी से। अब आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री में कैश क्या होना चाहिए था, डेबिट, सर वो तो रॉन्ग एंट्री में भी कैश तो क्या ही हो रखा है, डेबिट, तो फिर से कैश की चिंता छोड़ ही दो बेटा, उसमें कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती से सेल्स अकाउंट क्या हो गई है, गलती से सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, तो आपको पता है जो चीज गलती से डेबिट होती थी उसको हम क्या करते थे, क्रेडिट, और जो चीज गलती से क्रेडिट हो रखी है उसको ठीक करने के लिए हमें डेबिट करना होगा। तो सेल्स क्योंकि गलती से क्रेडिट हो रखी है, उसे मुझे सबसे पहले ठीक करने के लिए कौन से साइड में लिखना पड़ेगा बेटा, डेबिट साइड में। तो सबसे पहले सेल्स को लिख दिया डेबिट 5,000 रुपीज से। और फर्नीचर बेचारे को क्या होना चाहिए था, सर कैश को डेबिट होना चाहिए था, बेटा वो तो ध्यान से देखो, वो तो रॉन्ग एंट्री में भी कैश तो डेबिट हो रखा है, तो मतलब कैश तो हो रखा है ठीक ऑलरेडी,
लेकिन फर्नीचर को तो क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि अभी तक रिकॉर्ड हमने नहीं करा। तो नहीं रिकॉर्ड करा तो वो भी तो गलती है, तो अब ठीक कर देंगे उसको। टू फर्नीचर अकाउंट 5000, ये बेटा आपकी थी रेक्टिफाइंग एंट्री। और आज हम लोगों ने खूब मजे से बात कर ली है किसकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल की। बहुत ध्यान से देखोगे तो बेटा आनंद ही आनंद आना है, महाकुंभ के दर्शन हो जाएंगे आपको अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे यहाँ पर। हाँ कि ना? बच्चे कह रहे हैं सर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल है, इसका भी प्रूफ कर लेना, सबके प्रूफ कर लोगे तो ही बेटा मजा आएगा आप लोगों को बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रूफ नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी। एक बारी प्रूफ कर दो बस, इन वाले एरर्स की कर लो, मैं बाकी आप लोगों से ज्यादा प्रूफ को लेकर बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको प्रूफ करने के साथ ना मजा आ जाता है इस चैप्टर में कि सर यार बिल्कुल जैसे ही रॉन्ग एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, अरे यार वो तो करेक्ट के बराबर पहुंच जाती है, मैजिकल इफेक्ट है सर। हाँ कि ना? तो बेटा इस चैप्टर का मतलब भी तो यही है। हाँ कि ना? ऐसे कैसे चैप्टर हम मान ले कंप्लीट हो गया सर जब लॉजिक ही नहीं क्लियर हुआ? हाँ कि ना? तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और पार्ट 1 देख लेना तो आपको एरर्स का मतलब पहले डिटेल में समझ में आएगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या था। वहां पर मैंने एग्जांपल्स लेके आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, पार्शियल ओमिशन, फुल ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। देख लोगे तो बहुत सिक्योर हो जाओगे, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, चाहे वो क्लास 11 तो आगे चल के भविष्य में सीयूईटी की तैयारी करनी हो, ये चैप्टर ने आपका साथ बेटा कभी नहीं छोड़ना है, तो आप इसका साथ कभी मत छोड़ो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ और एरर्स की और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, बहुत मेहनत करो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, योर टीचर्स प्राउड, और अपना भविष्य बनाओ बहुत मेहनत करके। ठीक है, बाय बाय।